नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी सेकेंडरी वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत उद्यमिता विकास में एक तो क्या एक्चुअल में तीन टॉपिकों के से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो सकते हैं उन पर हम आज डिस्कस करेंगे। और ये सभी प्रश्न उत्तर दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। ध्यान रहे, 3 टॉपिकों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और कल वाले सेशन में भी हमने लगभग 3 टॉपिकों पर चर्चा की थी। 3 टॉपिकों से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हो सकते थे, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, उन पर हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो उसी तरह से आज के 3 टॉपिक है हमारे वाणिज्यिक बैंक, अनुदान योजनाएं और स्टार्टअप। तो ये 3 टॉपिक होंगे और इन्हीं से संबंधित प्रश्न उत्तर होंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न उत्तर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट लास्ट तक में जो 3 इकाई है, आपके 3 यूनिट है उद्यमिता विकास में, उन तीनों यूनिट को हम आज इस सेशन के माध्यम से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अब कल के सेशन से मैं आप लोगों को कुछ मास्टर क्लासेस देने वाला हूं। मास्टर क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशनों में भी बताया था कि मास्टर क्लासेस में 30 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये आपकी आउट ऑफ योर बुक रहेंगे, मतलब आपकी किताब से बाहर के प्रश्न रहेंगे जो कई बार आप एग्जाम में देखते हो और फिर घर आकर के कहते हो कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। दरअसल कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके टॉपिकों से ही लिए जाते हैं, लेकिन उनकी बनावट या उनकी भाषा शैली थोड़ी अलग होती है, क्वेश्चन थोड़ी अलग प्रकृति के होते हैं, इसलिए वो वहां पर जो है आप सटीक रूप से लगा नहीं पाते। तो 3 से 4 सेशन में आप लोगों को मास्टर क्लासेस के रूप में देने वाला हूं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके मॉडल पेपर की, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे मॉडल पेपर के रूप में 50 क्वेश्चन आंसर का एक मॉडल पेपर लास्ट में हम लेकर के आएंगे। तो इस तरह से उद्यमिता विकास को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो आज ये 4था लेक्चर होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है। इससे पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो नए छात्र हैं उनको बता दूं, बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय हमारे द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ही जो है पढ़ाए जा रहे हैं, पूरे विस्तार पूर्वक। नहीं देखा हो तो जाइएगा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। उन्हीं की डिस्क्रिप्शन से आप उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आज का ये लेक्चर और जो मैं दे रहा हूं इसका पीडीएफ भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दी गई है पीडीएफ की, उसे आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक हमने इस पूरी सीरीज में कवर किए हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बैंक किन तरीकों से ऋण प्रदान करता है, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो बैंक किन किन तरीकों से ऋण देता है ना अपने ग्राहकों को। तो अग्रिम ऋण के रूप में, ओवरड्राफ्ट के रूप में और नगद साख के रूप में। ऑप्शन द है उपर्युक्त तो सभी। तो एग्जैक्टली इसमें कुछ भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अग्रिम, ओवरड्राफ्ट और नगद, ये सभी जो है ऋण देने के माध्यम है बैंक के द्वारा अपने ग्राहक को, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन द सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। बैंक किस खाते में जमा धन पर ब्याज नहीं देता है। ध्यान दें कि जब भी हम कोई अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, तो बेसिकली उस अकाउंट पर बैंक हमें कुछ जो है ब्याज के रूप में कुछ मनी देती है, कुछ पैसा देती है ब्याज के रूप में, है ना। कुछ फिक्स टर्म का होता है, कुछ जो है आरडी होती है, या इसके अलावा जो हमारा सेविंग अकाउंट होते हैं। तो इन सब खातों पर तो हमको ब्याज मिलता है, लेकिन एक ऐसा खाता होता है जिस पर हमें ब्याज नहीं मिलता है, और उस खाते को हम बोलते हैं चालू खाता, ठीक है ना, चालू खाता, जिसे करंट अकाउंट बोला जाता है। तो ध्यान रहे, करंट अकाउंट अर्थात कि चालू खाते पर जो है बैंक हमें ब्याज नहीं देती है। बाकी सब पर, जैसे बचत खाते पर ब्याज मिलता है, आवर्ती जमा खाते पर ब्याज मिलता है और स्थायी जमा खाते पर ब्याज मिलता है। स्थायी जमा खाता जैसे कि जस्ट लाइक एफडी है ना, एफडी। इसी प्रकार से आवर्ती जमा खाता जिसे हम आरडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, आरडी बोलते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट डिपॉजिट। तो आवर्ती जमा खाता जैसे कि कुछ मंथली बेसिस पर अकाउंट खोला जाता है कि मंथली में आपको कुछ पेमेंट जमा करना है, ठीक है, या क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली भी होता है बेसिकली कई बैंकों में, तो उसे हम आवर्ती जमा खाता बोलते हैं। तो इस प्रकार के खातों में सभी में आपको ब्याज प्राप्त होता है, सिवाय चालू खाते को छोड़ करके। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है। बैंक का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। देखिए, अब बैंक तो आपके कई प्रकार के खाते भी खोलती है, कई सारे काम करती है बैंक तो, ठीक है ना, लेकिन बैंक का अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा होता है बैंक का। तो दोस्तों, बैंक के सबसे इंपॉर्टेंट काम की अगर हम बात करें तो बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम
होता है आपके जमा स्वीकार करना। क्या होता है? आपके जमा स्वीकार करना, ठीक है ना। आपका जमा स्वीकार करना, जमा को ही यहां पर निक्षेप बोला गया है, तो निक्षेप स्वीकार करना अर्थात कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट काम में आता है ये। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में धन के जोखिम की सुरक्षा हेतु बैंक जारी करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब ये हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो जाता है, ठीक है, तो नगद कैश रख करके ले जाने में बड़ी समस्या आती है। तो इसके लिए बैंक किस प्रकार की सुविधा अपने उस ग्राहक को देता है ताकि वो इस जोखिम से बच जाए। नगद पैसा लेकर जाना थोड़ा जोखिम भरा हो जाता है, तो उस जोखिम से बचने के लिए बैंक किस प्रकार की सहायता करती है अपने ग्राहक की? सामान्य चेक के द्वारा, क्या इसके कार्य के लिए सामान्य चेक देती है, यात्री चेक या पासबुक देती है, या सभी? तो दोस्तों याद रहे, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो इस नगद धन के जोखिम से बचाने के लिए अपने ग्राहक को वह यात्रा चेक प्रदान करती है बैंक, यात्रा चेक, ठीक है ना। जिसे इस जो है अपनी ब्रांच से चेक लेगा, यात्रा चेक, और जहां पर भी उसको जाना होगा वहां की ब्रांच में लगा देगा, तो वहां से उसको कैश मिल जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकें उद्यमी के उद्योग संचालन के लिए, उद्यमी के उद्योग संचालन के लिए जो प्रदान करती है उसे उद्योगों का जीवन रक्त या क्वेश्चन मार्क कहते हैं, या क्या कहते हैं समझिएगा। एक उद्यमी को जो एक नया उद्योग स्थापित करना चाहता है उसे हम उद्यमी कहते हैं। तो एक उद्यमी को अपने उद्योग को संचालन करने के लिए कुछ है ना जिसकी जरूरत पड़ती है, उस जरूरत को हम क्या कहते हैं? उसकी जीवन रक्त कहते हैं। जैसे हमारी कोशिकाओं में क्या, हमारे शरीर में क्या रक्त बहता है ना, उसी तरह से एक उद्यम में जो रक्त की तरह बहता है वो क्या है? वित्त है, रक्त है, आहार है, या कोई नहीं? तो एग्जैक्टली आप सभी जानते हैं वित्त है। एक उद्योग जैसे हमारी बॉडी में रक्त होता है उसी तरह से एक उद्योग के लिए उसके रक्त का काम कौन करता है? वित्त करता है, फिनांस करता है। क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित बैंकों का कार्य, अनुसूचित बैंकों का कार्य, 4 कार्य दिए गए, निक्षेप स्वीकार करना, एजेंसी संबंधी कार्य करना, ऋण प्रदान करना। तो ये तीनों ही कार्य हो जाएंगे अनुसूचित बैंकों के, इसलिए ऑप्शन द एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले अनुसूचित बैंकों को जरा समझ लीजिए होती क्या है। सामान्य शब्दों में समझाऊंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। देखिए अनुसूचित, ये इकोनॉमी में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक के, ठीक है। अनुसूचित बैंक सामान्य शब्दों में अगर कहें तो ये वो बैंकें होती है जो सीधे आरबीआई के कंट्रोल में होती है ना, सीधे आरबीआई के कंट्रोल में होती है। आरबीआई के दिशा निर्देश से ही ये बैंकें संचालित तो होती है, चलती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या इसके अलावा जो है आपकी कुछ यूनियन बैंक भी है, या सहकारी बैंकें होती है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ बैंकें ऐसी है जो सीधे आरबीआई के नियंत्रण में काम करती है। इसके अलावा जो गैर अनुसूचित बैंकें होती है ना, वो जैसे आज की प्राइवेट बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए आप, है ना, महिंद्रा कोटक बैंक को ले लीजिए आप। तो ऐसी कई और भी प्राइवेट बैंकें हैं जो आंशिक रूप से आरबीआई के नियंत्रण में होती है। आंशिक रूप से क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर क्या होता है ना कि आरबीआई जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पॉलिसी लागू करती है इन बैंकों के लिए, उस पॉलिसी को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इन बैंकों को, ठीक है। इससे ज्यादा आरबीआई के कंट्रोल में ये नहीं होती है। ये अपने स्वयं के जोखिम पर स्वयं के अनुसार काम करती है, अपनी स्वयं की पॉलिसी के आधार पर काम करती है। उनको हम गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। बस इतना सा डिफरेंस आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको इकोनॉमी में पूरा बेसिकली पढ़ाया भी है, मैंने बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमी में पढ़ाया भी है ना, और आगे भी जब भी कभी आपका इकोनॉमी वाला पार्ट आएगा तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक अभ्यर्थी को अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध हो सकता है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में आवेदन करने वाले को अधिकतम कितना लोन मिल सकता है, कितना ऋण मिल सकता है? ये बेसिकली व्यापार के लिए होता है, जिसलिए नाम ही दिया गया ना रोजगार योजना, ठीक है ना, रोजगार के लिए। तो रोजगार बेसिकली रोजगार किसके लिए? ताकि वो अपना कोई व्यवसाय चालू कर सके। तो इसके लिए अधिकतम कितना ऋण मिल सकता है?
तो यहां पर दोस्तों चार ऑप्शन में से याद रहे 2 लाख रुपए, दो नहीं बल्कि 1 लाख आएगा, 1 लाख रुपए ऋण मिल सकता है, माफ कीजिएगा अगर ठीक हो गया, 1 लाख रुपए ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक अभ्यर्थी को अधिकतम 1 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर सकता है, वो 1 लाख का ऋण मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, इसी से संबंधित है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उद्यमी से कितनी मार्जिन मनी अपेक्षित होती है? अब दोस्तों मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट आया तो जरा ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। मार्जिन मनी क्या होती है? फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कभी आपने अगर गोल्ड लोन लिया है, अगर नहीं लिया हो तो समझ लीजिए, जब कभी आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं किसी बैंक में या किसी सुनार के पास में भी, कभी आप गोल्ड को लेकर के जब जाते हैं तो लोन देने वाला, या अगर हम बैंक का ही एग्जांपल लें तो बैंक अगर मान लेते कि आपका जो गोल्ड है वो 1 लाख रुपए का है, मान लीजिए कि आपका गोल्ड जो आप लेकर के गए हैं ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए, वो उसकी कीमत 1 लाख रुपए है आपके गोल्ड की। तो अब ये बताइए क्या बैंक आपको 1 लाख उस गोल्ड की बराबर कीमत का लोन दे देगा या उससे कम देगा? तो बेसिकली दोस्तों आप भी जानते हैं अगर आपके गोल्ड की कीमत 1 लाख रुपए है तो बैंक आपको उस 1 लाख से कम पैसा आपको जो है लोन के रूप में देगा। तो ऐसा क्यों? उसने कम क्यों दिया? कम इसलिए दिया क्योंकि वहां पर एक परसेंटेज चलती है जिसे हम कहते हैं मार्जिन मनी परसेंटेज, प्रतिशत। तो मार्जिन मनी काट ली जाती है उसमें से, अर्थात ये कि अगर 1 लाख का अगर गोल्ड है आपका तो उसमें से 10 या 20 हजार रुपए काट करके 80 हजार रुपए मात्र आपको लोन के रूप में दे दिया जाता है। और जो ये 20 हजार रुपए उसने बचा करके रखे हैं वो मार्जिन मनी के रूप में रखे हैं, ताकि जो है उस जो गोल्ड है आपका उस की वैल्यू आपके लोन से अधिक बनी रहे, ताकि आप लोन आसानी से दे पाए। ठीक है, तो यहां पर भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत भी जब 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है तो जो लोन ले रहा है उद्यमी है ना, उसके लिए उसे कितनी प्रतिशत मार्जिन मनी की अपेक्षा उससे की जाती है कि उसको कितनी मार्जिन मनी रखी जाएगी। अब 1 लाख का लोन है अधिकतम तो उसका 5 ना उसका मार्जिन मनी कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो दोस्तों यहां 5% अपेक्षित की गई है, 5%। ठीक है ना, 1 लाख का 5%। बात समझ आ रही ना? ठीक है, 5% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए मार्जिन मनी के रूप में रखी जाएगी। क्लियर है? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, स्नातक, 12वीं, 5वीं या 10वीं। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लोन लेने के लिए, ऋण लेने के लिए कम से कम 5वीं पास व्यक्ति का होना चाहिए। मतलब ये कि स्कूल में खाता खुला होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए कहता है कि इससे ऋण की राशि का पुनर्भुगतान कभी भी किया जा सकता है। जो ऋण लिया है उसे कभी भी दिया जा सकता है, ये इसकी सबसे मेन विशेषता है। या फिर ऑप्शन बी कहता है कि यदि 2 उद्यमी मिलकर के, देखिए अगर एक उद्यमी लोन लेता है तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा अधिकतम, और यदि 2 उद्यमी मिलकर के लोन लेते हैं किसी व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, तो उनको 2 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। 3 मिलकर के लेते हैं तो 3 लाख, और 4 मिलकर के लेते हैं तो 4 लाख लोन दिया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। या फिर ऋण पर ब्याज की छूट होती है, तो यहां पर इसकी जो विशेषता है ये ऑप्शन बी ही इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी। ठीक है ना? मतलब और कहीं ऐसा नहीं होता है, और कहीं ऐसा नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति चाहे तो एक व्यक्ति अकेला भी ले सकता है, 2 मिलकर लेना चाहे तो 2 मिलकर के भी ले सकते हैं, सेम अमाउंट। ठीक है ना, 1 से डबल हो जाएगा, 3 मिलेंगे तो 3 ट्रिपल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना का आरंभ कब किया गया था? स्टार्टअप इंडिया योजना का शुभारंभ कब किया गया था? आप सभी अच्छे से जानते हैं 2016 की ये कहानी है, और ये सभी जानते हैं, इसीलिए यहां पर महीने में कंफ्यूज कर दिया गया है, जनवरी में, अप्रैल में या दिसंबर में। तो दोस्तों 2016 की शुरुआत में ही स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने स्टार्टअप का अनाउंस कर दिया था
किस तारीख को किया था? तो 16 जनवरी को किया था। कब? 16 जनवरी 2016 को जो है स्टार्टअप इंडिया की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण देना है, प्रतिभा का प्रदर्शन करना है, या व्यापक मान्यता है? तो प्रधानमंत्री कौशल, देखिए यार, हर योजना में ना उस योजना के नाम को अच्छे से पढ़ लोगे, नाम को ही समझ लोगे ना, तो उसी से उसके कार्य क्षेत्र का पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ कौशल की बात हो रही, कौशल विकास की, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास, तो आम जो सामान्य मनुष्य हो, सामान्य व्यक्ति है, उनके कौशल को बढ़ावा देना, उनकी योग्यता को बढ़ावा देना, उनकी छुपी हुई कौशल को या छुपी हुई योग्यता को बाहर निकाल करके उसका प्रदर्शन करना और उसे मान्यता दिलवाना, यह प्रमुख इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा था। इसीलिए प्रशिक्षण देना, ठीक है, प्रतिभा का प्रदर्शन करना, जो उनकी प्रतिभा है उसको निकाल करके बाहर लाना प्रशिक्षण के माध्यम से, और उसका प्रदर्शन कराना, और प्रदर्शन के माध्यम से उसको मान्यता दिलवाना राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये तीनों ही इसके मुख्य उद्देश्य थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दा सही हो जाएगा। सभी लोग जो भी अभी लेक्चर देख रहे हैं ना, कोशिश किया करें कमेंट बॉक्स में इसके राइट ऑप्शन बताने की। सभी लोग है ना, सभी को बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग, एक दो लोगों का रिप्लाई आता है बस, बाकी सबका तो पता नहीं क्यों। कोशिश किया करें यार, ये एमसीक्यू क्लासेस में ना, अगर कभी आप कमेंट नहीं भी करते हो ना, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि कमेंट नहीं करने वाला पढ़ाई नहीं करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि कमेंट नहीं करने वाला तो और अच्छे से पढ़ाई करता है, क्योंकि पूरा फोकस्ड होता है क्लास को लेकर के। और मैं डिटेल क्लासेस में कभी आपसे बोलता भी नहीं हूं कि आप लोग कमेंट कीजिए, जो कमेंट करता है ठीक है, जो कमेंट नहीं करता है मैं उसको भी बिल्कुल नहीं बोलता। लेकिन एमसीक्यू जो क्लासेस होती है ना दोस्तों, इसमें कमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें आपकी एक्टिवनेस बनी रहती है, एनालाइज जो है आप खुद से करते रहते हैं। तो इसीलिए इसके जब आप कमेंट का रिप्लाई करते हैं ना, हैंड टू हैंड रिप्लाई करते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा कौन सा नहीं होगा, तो उसमें आपका जो माइंड है ना वो एक्टिव रहता है। तो राइट ऑप्शन, क्योंकि आप ना एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है सोचने का, समझने का, इसलिए क्वेश्चन को देखते ही आंसर फट से याद आना चाहिए, और इसीलिए हल्का फुल्का हम यहाँ पर एनालाइज भी कर रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कहाँ की? मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की कहानी है ये। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की सीमा क्या है, मतलब अधिकतम ऋण की सीमा क्या है? उद्यम क्रांति योजना, अगर कभी आपने योजना के बारे में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक जो है इसकी सीमा रखी गई है। उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश में उद्यम तीव्र गति से स्थापित करने के लिए, या कहें कि युवाओं को जो है रोजगार देने के लिए कह सकते हो आप, है ना, या युवाओं को जो उनके पास रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक जो है उद्यम क्रांति योजना के द्वारा जो है उन्हें सपोर्ट किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता हेतु आयु सीमा पूछी गई है। आयु सीमा बेसिकली दोस्तों 18 से 40 वर्ष मानी जाती है। कितनी? 18 से 40 वर्ष बताई गई है इस योजना के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अब देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कि अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे तो जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय के द्वारा ही चलाई जाती है ना, और गृह मंत्रालय ही इसका प्रमुख विभाग है। लेकिन जिला स्तर की जब बात करें तो जिला स्तर का अध्यक्ष कौन होता है? जिला स्तर पर जो छोटी छोटी समितियां बनाई गई है रोजगार देने के लिए, हर जिले में एक एक समिति बनाई गई है, तो समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो उस जिले का जिलाधीश, कौन? जिले का जिलाधीश ही जो है उस समिति का अध्यक्ष कहलाता है। क्लियर है? ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वयं सहायता समूह में शामिल है, क्या क्या शामिल है स्वयं सहायता समूह में? स्वयं सहायता समूह जानते हैं ना, स्वयं सहायता समूह जैसे कि एनजीओ, जैसे एनजीओ होती है, ठीक है, स्वयं सहायता समूह क्या क्या शामिल है इसमें? बाजार सर्वेक्षण समूह, स्वयं सहायता समूह में बाजार का सर्वेक्षण करने का समूह होता है। इसके अलावा प्रतियोगी विश्लेषण समूह होता है, उनके जो प्रतियोगी समूह है उनका विश्लेषण भी करने का उनको राइट होता है। इसके अलावा व्यवसाय मॉडल के लिए फंड समूह,
तो उस स्वयं सहायता समूह को एक व्यवसाय के रूप में संचालित करने के लिए, ताकि अधिकतम सहायता वो अन्य लोगों की कर सके, उसके लिए फंड जुटाने की भी व्यवस्था इसमें होती है। तो ये तीनों ही फैसिलिटी इसके अंदर होती है, स्वयं सहायता समूह में होती है। इसलिए सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर्स के साथ की जाती है, क्या की जाती है? रिच मीटिंग, पिच मीटिंग, किचकिच मीटिंग, यह इनमें से कोई नहीं। पहले तो आप ये देखिए एंजल इन्वेस्टर्स कौन। चलिए अब मैं अगले वाले क्वेश्चन में इसको बताऊंगा एंजल इन्वेस्टर्स होते क्या है, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो दोस्तों एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है, उनके द्वारा पहले रिच नहीं बल्कि पिच मीटिंग की जाती है। पिच मीटिंग की जाती है मतलब कि उसका ना प्लानिंग समझी जाती है, अमाउंट वगैरह ये सब किया जाता है। उसके बाद में फिर रीच मीटिंग होती है कि कितना इन्वेस्ट वो करेंगे, कितना क्या है, तो पूरी प्लानिंग जो है तो शुरुआत की जाती है ना, वो इस पिच मीटिंग के द्वारा ही की जाती है। और ये पिच रिच जो है ना, ये सब पिच रिच किच किच ये सब आपको ना शेयर मार्केट में पढ़ने को मिलेगा। ये शेयर मार्केट संबंधित प्रश्न है। एंजल इन्वेस्टर्स वैसे इकोनॉमी में भी ये पढ़ाया जाता है, लेकिन मुख्य पार्ट ये शेयर मार्केट का है। चलिए ऑप्शन 20 का सही होगा। स्टार्टअप विचार के निवेशक होते हैं, स्टार्टअप विचार के निवेशक होते हैं। अब देखिए यहां पर समझिए आप लोग, स्टार्टअप विचार के जो स्टार्टअप तो समझते हैं ना आप लोग, ठीक है ना। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था आपको, स्टार्टअप मतलब कि जो कंपनी अभी जो है एमएसएमई मॉडल के अंदर स्थापित होती है, उसे हम स्टार्टअप कहते हैं। 3 प्रकार की जो है उसमें कैटेगरी थी, कौन कौन सी? स्मॉल, ठीक है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। और कल वाले सेशन में मैंने इसको लिमिट भी आपको बताई थी कि कितना इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, कितना इसका जो है टर्नओवर होना चाहिए पूरे साल का, ये सभी मैंने आपको कल वाले सेशन में समझाया था। तो अब यहां पर देखिए कि जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टार्टअप वाली कंपनियों में? तो उसी को दोस्तों हम यहां पर एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर होते हैं जो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी शुरुआत एमएसएमई मॉडल के अंदर हो रही हो, या फिर ऐसे समझिए कि वो सभी इन्वेस्टर एंजल इन्वेस्टर कहलाएंगे जो ऐसी कंपनी में पैसा डालते हैं या पैसा लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनियों को अभी शुरू ही किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, उनको हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। और तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट क्या कहलाते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट। तो दोस्तों ये भी इन्वेस्टर है, लेकिन ये इन्वेस्टर ऐसे हैं जो शुरुआती कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो पहले से स्थापित हो चुकी कंपनियां उनकी बैलेंस शीट चेक करके, और जो कंपनी बहुत अच्छी चल रही हो, जो उद्योग बहुत अच्छा चल रहा हो, उसकी बैलेंस शीट के माध्यम से जो है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, और आईपीओ के द्वारा फंडिंग करना मतलब शेयर बेच करके, शेयर के माध्यम से फंडिंग करना। तो इसमें आप याद रहे स्टार्टअप में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम एंजल इन्वेस्टर के रूप में जानते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन ए सही होगा। सॉरी, हाँ एक मिनट, देखिए स्टार्टअप जैसा मैंने अभी आपको बताया एंजल इन्वेस्टर्स, तो ये बिल्कुल सही है कि स्टार्टअप वाली कंपनियों में ये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब कि कंपनियों की बैलेंस शीट देख करके ये इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ शेयर इशू करके और फंडिंग की जाती है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ लिए हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर जरा देखिए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्टार्टअप विचार के निदेशक होते हैं। स्टार्टअप विचार के निदेशक होते हैं मतलब ये कि स्टार्टअप जो कंपनियां हैं ये कहां से पैसा जुटा सकती है, प्रश्न ये बोल रहा है। माफ कीजिएगा, प्रश्न में कॉन्सेप्ट समझाने पे पूरा फोकस हो चुका था। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए। अब प्रश्न जरा समझिए। प्रश्न कह रहा है कि स्टार्टअप जो कंपनियां होती है ये कहां से पैसा जो है जुटा सकती है? तो ये तीनों माध्यम से पैसा जुटा सकती है। तीनों माध्यम से ये एंजल इन्वेस्टर से भी ले सकती है, स्थापित होने के बाद में वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसे ले सकती है, और आईपीओ के माध्यम से भी ये जो है अपनी फंडिंग कर सकती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन द हो रहा है। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, उद्यमियों की समस्या में शामिल नहीं है। उद्यमियों की समस्या में शामिल नहीं है, प्रश्न नंबर 19 है। यार देखिए यार, जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं ना, मैं देख पा रहा हूं कि काफी स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन कर लेते, लेकिन उतने लाइक नहीं मिल पाते सेशन को। शेयर आप लोग करें ना करें इट्स ओके, लेकिन यार लाइक तो कम से कम कर ही सकते हैं। अगर आप पूरा सेशन देख रहे हैं, अगर आपको इसका लाभ भी मिल रहा है ना, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा सेशन तो लाइक कर दिया करें यार।
है ना, लाइक करने में कितना टाइम लगता है। चलिए, सभी से बोल रहा हूं मैं, और मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई लाइक जानबूझ के नहीं करता, दरअसल भूल जाते हो देखते देखते, तो है ना, थोड़ा सा निद्रा से जाग करके सेशन को लाइक कर दे, लाइक करने के बाद फिर से कंटिन्यू हो जाए, जस्ट अभी कर दें सभी लोग। चलिए, उद्यमियों की समस्या में शामिल नहीं है, मतलब प्रश्न ये बोल रहा है कि उद्यमियों की समस्या किस प्रकार की समस्या नहीं होती है। जो उद्यमी होते हैं, कच्चे माल की समस्या होती है या नहीं, तो भाई उद्यमी होगा मतलब जो व्यापारी हो, उद्योगपति होगा, जो उद्योग स्थापित उसने किया है, उस उद्योग में कच्चे माल की तो एक बड़ी समस्या होती है। काले धन की समस्या होती इनकी, बिल की समस्या, पंजीयन की समस्या, तो देखिए या तो आ, सा और दा, ये तीनों प्रकार की समस्या एक उद्यमी को फेस करनी होती है। काले धन की समस्या जो है इसकी समस्या नहीं है, तो सरकार की समस्या है या आम जनता की समस्या है, काले धन की समस्या, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, उद्यमिता विकास की बाहरी समस्या कौन सी है। अब देखिए प्रश्न कितना आसान है, बहुत इजी है, ऑप्शन भी आपके सामने रख देता हूं, ये चारों ऑप्शन आपके सामने, लेकिन इसका आंसर देना उतना ही थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये फाउंडेशन कोर्स है, इसे हम विस्तार से तो पढ़ते नहीं है, डायरेक्टली जब भी पढ़ते हैं तो इसकी वस्तुनिष्ठ क्लासेस देख लेते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं और उसी के बेस पे हम एग्जाम देने चले जाते हैं। मैं सभी का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट को छोड़ दे, एक दो को छोड़ दे, तो बाकी लगभग एक क्लास से सभी स्टूडेंटों की हालत यही है कि वो सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को देखेंगे, पढ़ेंगे और एग्जाम देने चले जाते हैं, है ना। और लेकिन जिनको उम्मीद होती है कि जिनको चाह होती है अच्छे मार्क्स की, अच्छे नंबरों की, तो वो विस्तार से ही पढ़ता है। तो विस्तार से पढ़ने वाले को पूरी कहानी पता होती है, लेकिन एमसीक्यू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी समस्या होती है। उद्यमिता विकास की समस्या तो ठीक है, समस्या तो हम बता देंगे कि कच्चे माल की समस्या होती है, बिल की समस्या होती है, पंजीयन की समस्या होती है, और भी कई प्रकार की समस्या होती है, लेकिन बाहरी समस्या इसमें पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए, कौशल का अपर्याप्त प्रशिक्षण, कौशल का अपर्याप्त प्रशिक्षण, दूसरा है कमजोर प्रबंधन, और तीसरा है ऋण समस्याएं। अब यहां पर यह एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है कि इन तीनों में से कौन सी समस्या आंतरिक है और कौन सी समस्या बाहरी है। तो दोस्तों ऑप्शन बा को जरा देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, कमजोर प्रबंधन, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की समस्या बताइए कि उस उद्यम की बाहर की समस्या है कि आंतरिक समस्या है। अरे भाई वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है तो वो उसकी आंतरिक समस्या है ना, ठीक है ना। उसी तरह से ऋण की समस्या, तो ऋण उसको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, आसानी से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, अत्यधिक ब्याज पर मिल रहा है या कम ब्याज पर मिल रहा है, ये उसकी साख पर निर्भर करता है, ये उसकी क्रेडिट जो उसकी वैल्यू होती है उस पर निर्भर करता है। तो ये भी उसकी आंतरिक समस्या हुई। लेकिन जो बाहरी समस्या वो है कौशल का अपर्याप्त प्रशिक्षण, कौशल का अपर्याप्त प्रशिक्षण, क्योंकि जो उद्यमी होता है पहली बार किसी उद्यम को लेकर के आता है, किसी जो है व्यवसाय को लेकर स्थापित करता है, तो उसके पास में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं होता है। यह उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसे हम बाहरी समस्या के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अनुज्ञा, जिसे हम लाइसेंस कहते हैं अंग्रेजी में, लाइसेंस। तो लाइसेंस की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है, मतलब किसी भी उद्यमी को अपने उद्यम के लाइसेंस की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है। ऋण प्राप्त करते समय, जब वो ऋण लेने जाता है तब उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उद्यम की लाइसेंस की, या फिर आयात करते समय, या फिर श्रम समस्याओं के निराकरण के समय, या फिर कर दायित्व का भुगतान करते समय। तो दोस्तों ध्यान रहे, देखिए ऑप्शन ए को अगर हम देखें ऋण प्राप्त करते समय, तो जी हां ऋण प्राप्त करते समय लाइसेंस की जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन वहां पर बैंक जो है ना उस लाइसेंस के आधार पर आपको लोन नहीं देती है, उद्यमी को लोन नहीं देती है, बल्कि वह उसकी साख के आधार पर ऋण देती है, उसकी क्रेडिट वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो इतनी आवश्यकता ऋण के समय आवश्यकता जरूर पड़ती है, लेकिन अगर उसकी क्रेडिट वैल्यू बहुत अच्छी होगी ना, तो संभवतः हो सकता है कि लाइसेंस की भी उसको जरूरत ना पड़े, वो अपने पर्सनल बेसिस पर जो है लोन ले सकता है, ऋण ले सकता है बैंक से, जो भी उद्यमी होगा। इसके अलावा आयात करते समय, आयात करते समय, है ना, तो अब देखिए अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम के लिए अगर कुछ आयात करता है तो उसे कुछ बिल पे करने होते हैं, कुछ टैक्सेस क्राइटेरिया में आना होता है, तो यहां पर वो वस्तुओं का तभी आयात कर सकता है, रॉ मटेरियल से लेकर के किसी मशीनरी वगैरह इनका, ये तब आयात कर सकता है वो जब उसके पास में लाइसेंस हो, उस उद्यम का लाइसेंस हो। याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा आवश्यकता कब पड़ती है, आयात करते समय, ठीक है ना, खरीदते समय। चलिए आयात, और वो भी कौन सा आयात,
शब्द पर जो है यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ। आयात और निर्यात हम कब यूज करते हैं? जब हम दूसरे किसी अन्य देश से, जब आयात मतलब जब अन्य देश से हम कुछ खरीद रहे हैं तब लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम बेच रहे हो तब भी उसकी जरूरत पड़ेगी लाइसेंस की। ठीक है, आयात निर्यात हम दूसरे देशों से खरीदने और बेचने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, ये याद रहे। चलिए अगला प्रश्न है पंजीयन संबंधी समस्या का रूप। पंजीयन संबंधी समस्या का रूप कैसा है? विलंब, मतलब ये कि पंजीयन को लेकर के जो समस्या है भारत में वो किस प्रकार की समस्या है? क्या पंजीयन करवाने में विलंब होता है, अत्यधिक विलंब होता है, जरूरत से ज्यादा देरी हो जाती है, बहुत समय लग जाता है? ऑप्शन बी कहता है भ्रष्टाचार की समस्या है। ऑप्शन सी कहता है कागजी कार्यवाही बहुत ज्यादा है। या ऑप्शन डी कहता है कि ये तीनों ही समस्या है। एग्जैक्टली तीनों ही समस्या है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंजीकरण के अभाव में समस्या। पंजीकरण के अभाव में समस्या, अगर पंजीकरण नहीं होगा, पंजीयन नहीं होगा किसी उद्यमी का, तो उसके सामने क्या समस्याएं आएंगी? महंगे कच्चे माल का क्रय करना होगा उसको रॉ मटेरियल जो है वो उच्च दामों पर मिलेगा, महंगे दामों पर मिलेगा। ऑप्शन बी रियायती कीमत पर भूखंड नहीं मिल पाएगा। जहां पर वो उद्योग स्थापित करना है उसे, तो वो जो स्पेस है, जो जगह है, वो अच्छी कीमत पर नहीं मिल पाएगी। या फिर सरकारी अनुदान नहीं मिल पाएगा। तो जी हाँ, ये तीनों ही समस्याएं उसको फेस करनी होगी अगर उसके पास में लाइसेंस नहीं होगा, तो पंजीयन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टार्टअप में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? स्टार्टअप के मामले में भारत का विश्व में, पूरी दुनिया में स्टार्टअप के मामले में कौन सा स्थान है भारत का? तो दोस्तों याद रहे, मैं थोड़ा सा बता दूं, आपकी जो पुस्तक है उस पुस्तक में आपको तीसरा स्थान टिक लगाया गया है, तीसरा स्थान सही बताया गया है। वो गलत भी नहीं है, लेकिन दोस्तों वो डेटा था 2021-22 का, है ना, 2021-22 का। लेकिन जब 2023 में जो रिपोर्ट आई है, दिसंबर 2023 में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का पूरी दुनिया में स्टार्टअप के मामले में चौथा स्थान आ चुका है, चौथा स्थान आ चुका है। तो अब जान ले कि चौथा स्थान देखिए, पहले तीसरे स्थान पर था भारत। कब? ये 21-22 में तीसरे स्थान पर था। तो 2023 में एक पद फिसल करके चौथे स्थान पर आ चुका है, मतलब गिरावट हुई है स्टार्टअप के मामले में, है ना। तो कब? 2023 दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के माध्यम से जो है 2023 में उसको चौथा स्थान मिला है भारत को। तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो बता दूं, पहले स्थान पर, मैं ऐसे बता दूं, लिखूं नहीं, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर चीन है, और वहीं चौथे स्थान पर भारत आ चुका है। क्लियर है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। आज बस यहीं तक। कल वाले सेशन से हम जो है 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसे मेरा नाम दिया है मास्टर क्लास। ठीक है, मास्टर क्लास। इसको मास्टर क्लास नाम क्यों दिया है? मैं अन्य यूट्यूबर की तरह नहीं हूं। मास्टर क्लासेस मतलब कि 4 घंटे 5 घंटे क्लासेस नहीं है, या कोई 200-300 क्वेश्चनों की क्लासेस नहीं है जो बहुत लंबे समय चलने वाली है। क्लासेस बिल्कुल सेम रहेगी, सेम टाइमिंग की रहेगी, छोटी सी क्लास ही रहेगी। लेकिन मास्टर क्लास के पीछे का रीजन क्या है? और वो रीजन यही है कि आउट ऑफ योर बुक में आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, लगभग जो है समथिंग 4 सेशन भी अगर मैं आपको दूंगा 30-30 करके, तो दोस्तों 120 क्वेश्चन में जो है आपको आउट ऑफ योर बुक दूंगा, जिनका रिवीजन आप अच्छे से लगाएंगे। ठीक है ना, अच्छे से रिवीजन लगा लेंगे तो क्या होने वाला है, एग्जाम से आने के बाद आप घर आकर के ये नहीं कहोगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिलेबस में से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप विस्तार से नहीं पढ़ते हो, इस कारण से आप उसको राइट ऑप्शन चूज नहीं कर पाते हो। तो वो समस्या भी आपकी यहीं मैं खत्म कर दूंगा। क्लियर है ना? तो उद्यमिता विकास में जो आपके हाथ में, जो आपके पास में पुस्तक है, किताब है, उस किताब के ऑलमोस्ट लगभग सभी क्वेश्चन हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। 4 लेक्चरों के माध्यम से, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अब जो क्लासेस चलने वाली है, 4 मास्टर क्लासेस आएगी और लास्ट में 50 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर का लेक्चर आपको और देखने को मिलेगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे कल वाले सेशन में। जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखे और ध्यान दे इस बात पर
कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, नीचे पिन करवा दी गई है, जिसे आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ में। वहां पर होता क्या है ग्रुप में, तो डेली क्लासेस की लिंक जो है आपको वहीं पर मिलती है, ग्रुप में ही मिलती है, और सभी नोट्स भी आपको आसानी से ग्रुप पर मिल जाते हैं, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके अलावा यदि आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग सभी लेक्चरों की लिंक है ना आपको वहीं पर ग्रुप में ही देखने को मिल जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।